हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं अमेरिकन लिटरेचर लेकर आई हूँ। डे 6 हो गया ना? आई थिंक डे 6 है। और अमेरिकन लिटरेचर का मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो मैं अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो आज मैं वही जो है आपको बताऊंगी। उससे पहले ये द पाथ टू विक्ट्री ये बुक है, कई सारे लोगों ने इसे को लिया है और बहुत अच्छा जो है इसका रिव्यू जा रहा है कि मैं अपनी बुक की मैं ही क्या तारीफ करूं, लेकिन जो है इसमें एक सबसे आप इसका वीडियो रिव्यू देखना चाहें कि क्या कंटेंट है इसका, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों है। ये एक वो बुक है, 550 रुपये में ये वो किताब है जिसमें आपको 10 किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपका लिटरेचर है, ग्रामर है और आपके प्रैक्टिस सेट्स है। आप खुद सोचेगा आप कितने कितने रुपए में इन्हें खरीदते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक अपने आप में एक वो बुक है कि अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो ये किताब आप लोगों के लिए है। अभी इसे हमारे ऐप के थ्रू ही बेचा जा रहा है, यानी कि आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसके बाद उसमें स्टोर में से इसको खरीद सकते हैं। एक्चुअली अमेज़ॉन वाला जो है उसके कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो वो उस पर काम चल रहा है। विद इन दिस वीक वो भी हो जाएगा और जैसे ही हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी कि अमेज़ॉन पर भी बुक जो है वो आ गई है। आज होना था मगर वो हो नहीं पाया अमेज़ॉन पर इस किताब का। और इसके रिव्यूज़ जो है, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग रिव्यूज़ अच्छे दे रहे हैं। और मैं एक और चीज़ कह रही हूँ, कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आकर ये लिख रहे हैं कि हमें कुरियर का फ़ोन आया और हम उस समय फ़ोन उठा नहीं पाए और किताब जो है हमारी आई नहीं, कहीं 550 रुपये भी हमारे मर नहीं जाएंगे। तो बेफिक्र रहिए, हम इतने गए गुजरे नहीं है कि आपके 550 रुपये लेकर हम भाग जाएंगे, ठीक है? तो वो जो है ये डॉक्टर स्वाति शर्मा का नाम इज इक्वल टू ऑनेस्टी है, ठीक है? और वो सबको पता है कि ईमानदारी जो है वो हमारी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ईमानदारी। अब आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, अगर मैं ईमानदारी की मैं ये सब बातें बोलती नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो है वो कहनी पड़ती हैं और मुझे ये कहना पड़ रहा है। आपको पता है कि हमारा जो कोर्सेज हैं, हमारे यूपीटीजीटी के कोर्सेज जब लोगों ने पिछले साल खरीदे थे वीडियो बैचेस और DSSB के वीडियो बैचेस खरीदे थे, तो वो 1 साल की वैलिडिटी के थे। 1 साल की वैलिडिटी वाले थे, जो 1 साल की वैलिडिटी वाले थे, जो पिछले साल खरीदे गए थे और इस साल वो खत्म हो गए थे। तो उनसे ज्यादा चिंता मुझे और मेरे हस्बैंड को थी कि भाई इनकी वैलिडिटी बिना पैसे लिए कैसे बढ़ाई जाए। ऐप को ये लगा कि इतने स्टूडेंट्स हैं, ये लोग शायद उनसे पैसा ले रहे हैं, तो ऐप ने एक मोटा अमाउंट हमारे नाम पर कर दिया कि ये पैसा आपको पे करना पड़ेगा, तब बच्चों की वैलिडिटी बढ़ेगी। ऐप मेरा अपना कस्टमाइज्ड ऐप नहीं है, मैंने कंपनी से बनवाया हुआ है क्लास प्लस। तो उनको ये था कि भाई ये कहीं जो है इससे ये पैसा तो नहीं ले रहे। हमने किसी स्टूडेंट से ये नहीं कहा कि हम वैलिडिटी बढ़ाने के पैसे लेंगे, लेकिन हम लगे रहे कि हाँ जो पैसा देना था भाई वो था कि हमारी बात जबान की है। और 550 रुपए तो कुछ नहीं है, हजारों की संख्या में जो हजारों रुपए हमें अपनी जेब से है कि भाई करना पड़ता है। अगर एक बात बोल दी है तो भाई करनी पड़ेगी, वो चीज है। हम स्टूडेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए हम लोग लगे ही रहे अपने ऐप के पीछे। कुछ स्टूडेंट्स की वैलिडिटी बढ़ भी गई है, कुछ स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि औरों की बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे करके सबकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ रही है। जो पिछले साल 1 साल वाले थे उनकी वैलिडिटी अब बढ़ रही है, मतलब 6 महीने 8 महीने जो भी है 1 साल, वो वैलिडिटी उनकी बढ़ गई है और बिना एक भी पैसा लिए। ये आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, हमें ये लगा एग्जाम हो जाता तो भी बेचारों के अगर खत्म हो जाते तो ठीक था। हमने ये कहा कि एग्जाम हुआ नहीं, कोई भी एग्जाम हुआ नहीं, इनके पास इनके वीडियोस भी ना रहे तो ये पढ़ेंगे कैसे। हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए वो वैलिडिटी बढ़ाई है 1 साल वाली। अब आप इस चीज को सोचिए कि मेरे ऊपर वो मेरे पर कोई मजबूरी नहीं थी मेरी कि मुझे करना ही करना है। ये आपको भी पता है लोग क्या करते हैं, जो अन्य हैं, जो और जहां देख लीजिए, तभी मैं औरों से अलग हूं। लोग करते क्या है, वीडियो डिलीट मारते हैं, दोबारा से चीजें शुरू करते हैं, 500-600 रुपए का डिस्काउंट देते हैं और पुराने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अब ये दोबारा से जो है वो चीज खरीदो। ये है इंग्लिश सूत्रा, ईमानदारी पे बना। मेरे माँ बाप ने मेरे को जिंदगी में पैसा प्रॉपर्टी दिया ना दिया हो,
लेकिन मेरे माँ बाप ने और इनके माँ बाप ने, मेरे हस्बैंड, ईमानदारी जरूर दिया। हम उनके बच्चे हैं जिनके अंदर ईमानदारी है। हम खुद एजुकेशन फील्ड से हैं। मेरे फादर इन लॉ बीएसए थे, मदर इन लॉ मेरी जो है वो प्रिंसिपल थी जैन कन्या इंटर कॉलेज हापुड़ की। तो ईमानदारी हमको विरासत में मिली है। हम सिर्फ ईमानदारी से ही जो काम करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का ये आता है ना कि भाई हमारी ये नहीं बुक नहीं आई, हमारा ये नहीं आया, आप ये सोचिए हमारे जो कोर्सेज है उनकी, मैं यहाँ पर उसकी फीस डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ सबको लगता है बड़ी महंगी फीस है। जब एक आप खुद सोचिए 18 महीने के लोग, 18 महीने के पैसे वो क्या हैं। लोग 6 महीने के पैसे लेते हैं, वीडियो डिलीट मारते हैं, फिर 6 महीने के उतने ही पैसे लेते हैं। आप खुद सोचिएगा कि हमारे में और उनमें क्या फर्क है। ये चीजें जो है ना, ये पदक या ये चीजें जो होती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहना, लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि लोग जब ये बेकार की चीजें शुरू कर देते हैं कि अपना एक अधिकार समझ लेते हैं या यूट्यूब पर आकर कुछ भी बोलने का उनको अधिकार समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना। जब जो व्यक्ति ईमानदार होता है, एक सबसे बड़ी बात होती है ना, झूठ को कभी खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता। हमेशा प्रूफ जो देना पड़ता है वो सच्चे व्यक्ति को देना पड़ता है। प्रूफ सच्चे व्यक्ति को देना पड़ता है। ईमानदार व्यक्ति को अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ती है। मैं उन लोगों में से हूं नहीं, मगर मुझे भी ये करना पड़ता है। आपने मुझे कभी ये कहते नहीं देखा होगा लाइक करिए शेयर करिए, लाइक करिए शेयर करिए। मैं कहती ही नहीं, अच्छा लगेगा करोगे, तभी तो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स इतने से इतने से। मेरे तो खुद के स्टूडेंट मेरा मजाक उड़ाते हैं, बताओ मैडम इसके 1 लाख है, उसके 2 लाख है, आपके 50,000 ही है। तो वो मुझे पता है कि मैं ना तो मैं ये इस तरीके से बेग कर सकती, ना मैं लोगों को बेवकूफ बना सकती, और सबसे बड़ी बात है मैं किसी का 1 रुपया फालतू नहीं ले सकती। जो कमाया है मेहनत से कमाया है, जो चीज अर्न करी है मेहनत से अर्न करी है। वही वाली बात है, आपके भी आपके माँ बाप ने जो संस्कार दिए होंगे वो आपके अंदर है, जो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए, जो इनके मदर फादर ने इन्हें संस्कार दिए वो इनके अंदर है। सबसे बड़ी चीज है हमारी ईमानदारी, और वो हम ईमानदारी को करते हैं। अब आप सोच रहे हो मैडम इतना लंबा जो है वो ईमानदारी बोल रहे, बोलना पड़ता है क्योंकि प्रूफ सच को देना पड़ता है, प्रूफ ईमानदार व्यक्ति को देना पड़ता है। हाँ मैं ईमानदार हूं, तुम नहीं मान रहे हो तो मानो मैं ईमानदार हूं। झूठ को तो सभी मान लेते हैं कि जो झूठा बोल रहा है वो सही है, और बार बार उस झूठ में फंसते हैं, बार बार उस झूठ को जो है पिक करते हैं। कोई 6 महीने का कोर्स 2,000 रुपए में देकर फिर उसको बंद करके फिर 6 महीने का 2-2,500 रुपए में दे रहा है, वो सही है, और वो भी बिना नोट्स के। और हम 1 साल का कोर्स पर देते हैं, उसके बाद फ्री की 1 साल की वैलिडिटी बढ़ाते हैं, और वो भी क्वालिटी नोट्स देते हैं। तो ये चीजें बोलनी पड़ती हैं, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू। तो भैया बात ये है, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, किसी को मिर्ची लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे। मैं जो हूं जैसी हूं आप लोगों के सामने हूं, ठीक है। नाटक करना मुझे आता नहीं, झूठ बोलना झूठ मैं बोलती नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो जैसी हूं, जो यहाँ पर दिख रहा है जैसा वो है, फिर भी यहाँ पर तो मेरा एक वो फिर भी वो रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक वो नहीं रहता। मैं अपने स्टूडेंट के साथ तो बहुत मेरा ओपन वाला वो रहता है। तो ये जो चीजें, और जब मुझे मेरे स्टूडेंट जानते हैं तो उन्हें पता है कि मैं क्या हूं, और जो नहीं जानते हैं वो सिर्फ वो मेरे पे एक ठप्पा लगा हुआ है, महाघमंडी है, महाबदतमीज है, ठीक है। मुझे वो ठप्पा हटाना भी नहीं है, आपको जो मानना है वो मानिए, मगर ये चीज है कि अब मेरे कहने से नहीं है, मेरी ईमानदारी पे और उस पर मैं कुछ नहीं कह रही हूं, वो आपके ऊपर है। और इतनी बात भी मैंने इसलिए करी कि आप मेरे चैनल पर आकर अगर ये लिख कर जा रहे हैं कि पता नहीं हमारे 550 रुपए मर तो नहीं जाएंगे, तो बहन एक बात है, बहन या भाई आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर 550 रुपए आपसे वहां पर बुक का साइन लिए जा रहे हैं, वो भी इसलिए कि भाई आप जो है आपने रिसीव करी, कल को कोई रिसीव करके मना कर दे कि हमने नहीं करी, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपने बुक रिसीव नहीं करी या कुछ नहीं हुआ और आपको परेशानी हुई है, एक नंबर है 7895937338, उस पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आप मेरे हस्बैंड आपकी जो कहाँ वो जो है वो सीधा फिर ऐप वालों को कहते हैं, वो करवाते हैं। 3 बार जो है कोरियर वाला आता है और 3 बार जो है वो उसमें करता है, और उसके बावजूद भी अगर आपको किताब नहीं मिलती है, हमारे पास ये आता है कि अनडिलीवर्ड है और वापस लौट गई है, कोई बात नहीं, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। इसमें क्या सोचने वाली बात है? 550 रुपए रख के हम थोड़ी ना वो हो जाएंगे, और बेईमानी की कमाई तो हम 1 रुपया नहीं रखते किसी का। तो ये जो इतनी बात है, अब मेरे को इतनी बात कहने में आज देखिए 9 मिनट 51 सेकंड मुझे अपनी बात कहने लगी, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा महसूस हुई।
तो इसीलिए मैंने इस चीज को आज आपके सामने आकर बोला ये वाली बात। ठीक है जी, तो अब ये इस बुक का ऐड करते हुए बेहद अच्छी किताब है और वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके साथ ही ये मेरा एक ऑनलाइन बैच है जो 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, टीजीटी का बैच है जिसमें दोनों क्लासेस चलती हैं, ग्रामर लिटरेचर। ये प्रैक्टिस बैच है, अभी लाइव चल रहा है। those who have been practicing, those who have been studying for quite a long time, why don't you try your practice, why don't you try your preparation? आप देखिए, टेस्ट देकर देखिए। हाँ, ये पेड है, फ्री नहीं है। ये सारे बैचेस मेरे पेड है, कोई फ्री पे नहीं है मेरा। फ्री कंटेंट मेरा केवल और केवल यूट्यूब पर है। एंड ये है हमारे वीडियो बैचेस जो आप स्टोर से देख सकते हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB टीजीटी पीजीटी एंड DSSB टीजीटी पीजीटी का सेम सिलेबस है, तो बैच भी एक ही है, और इसके अलावा ग्रामर का। तो चलिए अब इसके साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मुझे जो स्टार्ट करना था, मुझे अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में जो है वो बताना था। अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखाऊं कि अमेरिकन हिस्ट्री क्या। आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका भी जो है यूरोपियन कॉलोनियलिज्म जो है उसमें भी था, और जो कुछ प्यूरिटन्स थे, जब इंग्लैंड से 20,000 के अराउंड जो है, जब जेम्स फर्स्ट के और चार्ल्स फर्स्ट के समय में जो है कुछ प्यूरिटन्स जो है वो अमेरिका में आए थे, और उन्होंने वहां पर जब आकर उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाई थी, तो उनका ये था कि उन्होंने एक अपनी नेचर बना ली थी कि हर एक किसी को पढ़ना लिखना और ये सिखाना है। लेटर ऑन पीपल अडॉप्टेड दीज थिंग्स, और उन्होंने भी जो है अपनी एक प्योरिटी जो है उसको अपना अमेरिकन्स ने उसको अपना एक जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बना लिया अपने लिटरेचर का। तो हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर के बारे में अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर इज इंटरवाइंड विद द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ, कि अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। Puritan and colonial literature. American literature began as the first English-speaking colonists settled along the eastern seaboard of the United States. कि अमेरिकन लिटरेचर जो है वो तब शुरू हुआ जब फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग, भाई जो कॉलोनिस्ट आए। कॉलोनिस्ट का क्या मतलब समझते हैं भाई? कॉलोनिस्ट यूरोपियंस जो है वो आए, उन्होंने अपनी कॉलोनीज जो है वो अमेरिका में बनाई, सेम जैसे इंडिया में अपनी कॉलोनीज जो है वो ब्रिटिश ने जो है अपनी कॉलोनीज बसाई थी। उस लिटरेचर को भी कॉलोनियल लिटरेचर कहा जाता है। अमेरिकन लिटरेचर तब शुरू हुआ जब पहले इंग्लिश स्पीकिंग कॉलोनिस्ट जो हैं वो ईस्टर्न सीबोर्ड पर जो है उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाई यूनाइटेड स्टेट्स के। द पर्पज ऑफ दीज अर्ली टेक्स्ट वॉज यूजुअली टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब उनका काम क्या था? जब वो अमेरिका में आकर बसे कॉलोनाइजर्स, तो उनका काम था ये बताना, कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को बताना, और डिस्क्राइब द यूनाइटेड स्टेट टू फ्यूचर इमिग्रेंट्स बैक होम इन यूरोप। और उसके बाद उन्होंने एंड डिस्क्राइब द यूनाइटेड स्टेट्स टू फ्यूचर इमिग्रेंट्स बैक होम इन यूरोप। और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जो और आने वाले हैं, फ्यूचर से इमिग्रेंट्स जो आने वाले हैं, उनको बताना कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, कैसा है, जो उस समय यूरोप में, अभी फिलहाल यूरोप में है। ब्रिटिश एक्सप्लोरर जॉन स्मिथ इज समटाइम्स क्रेडिटेड एज द फर्स्ट अमेरिकन ऑथर फॉर हिज पब्लिकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश एक्सप्लोरर। अब आपके एक चीज ये भी आती है, हम अमेरिकन हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ अमेरिका तो कहीं से कहीं तक भी EMRS में नहीं दिया गया है। जैसे कमला दास जो है वो EMRS में नहीं दिया गया। तो भाइयों और बहनों, बात ये है कि एटसेट्रा का जो मतलब होता है ना, एटसेट्रा मीन्स एटसेट्रा ही हो जाता है। मॉडर्न राइटिंग्स इन इंडियन जो है राइटिंग में, मॉडर्न राइटिंग्स में कमला दास आ जाती हैं। और इसी तरीके से जो ये अमेरिकन हिस्ट्री बता रही हूं, आप ये देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से जो है अमेरिका, भाई आपको अमेरिकन हिस्ट्री बता रही हूं ये बताने के लिए कि पहला नॉवल कौन सा था, पहले जो है पहला राइटर कौन सा था। बिकॉज जो 4 राइटर्स मेंशन किए हैं, उसके बाद एटसेट्रा नाम का एक बड़ा खतरनाक जो है वो वर्ड लगा हुआ है। एटसेट्रा मीन्स एटसेट्रा।
ब्रिटिश एक्सप्लोरर जॉन स्मिथ को फर्स्ट अमेरिकन ऑथर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने फॉर हिज पब्लिकेशन दैट इंक्लूड अ ट्रू रिलेशन ऑफ वर्जीनिया, उन्होंने एक वर्क लिखा था ट्रू रिलेशन ऑफ वर्जीनिया एंड द जनरल हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया। न्यू इंग्लैंड आप लोगों को पता होगा दैट इज इन अमेरिका कि न्यू इंग्लैंड पोएट जो है फ्रॉस्ट को कहा जाता है। तो उन ब्रिटिश जॉन स्मिथ का जो वर्क आया था द जनरल हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया, न्यू इंग्लैंड एंड द समर आइल्स, लाइक मच लिटरेचर फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड द फॉर्मेट ऑफ दीज टेक्स्ट वाज नॉन फिक्शन। इसका भी जो फॉर्मेट था ना वो नॉन फिक्शन था। नॉन फिक्शन का मतलब ये है कि इसमें कोई कल्पनाशीलता का प्रयोग नहीं किया गया था। एंड यूटिलिटेरियन, एक टर्म होता है यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन टर्म का मतलब होता है विच इज यूजफुल फॉर एवरीवन, जो सभी के लिए यूजफुल हो। फोकसिंग ऑन द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन अमेरिका। और इस टेक्स्ट में क्या था द जनरल हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया में कि भाई जब यूरोप ने कॉलोनाइजेशन किया अमेरिका में तब कहीं जाके अमेरिका का डेवलपमेंट हुआ। तो जो जॉन स्मिथ थे उन्होंने ये बताया द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन इज गुड फॉर द नेटिव्स के लिए वो चीज अच्छी है। अब उसके बाद है रेवोल्यूशनरी एंड अर्ली नेशनल लिटरेचर 1775 टू 1830। ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द इयर्स ऑफ द नेशन बिल्डिंग, भाई अमेरिकन रेवोल्यूशन और जो नेशन बिल्डिंग के थे उसमें फिक्शन राइटिंग की शुरुआत हुई। वॉज स्टिल अनकॉमन इन, मतलब भी वो अनकॉमन था अमेरिकन लिटरेचर में। फिक्शन एंड पोइट्री दैट वाज पब्लिश, जो फिक्शन और पोइट्री जो पब्लिश हुआ था वो किससे प्रभावित था? ब्रिटेन से। क्यों? रीजन कॉलोनाइजेशन, ब्रिटेन से प्रभावित था। नॉवेल्स, इन प्लेस ऑफ नॉवेल्स गियर्ड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट, राइटिंग वाज कॉमनली यूज्ड टू फर्दर पॉलिटिकल एजेंडा। नॉवेल्स क्यों लिखे जाते हैं? लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन अमेरिका में नॉवेल्स लिखे गए शुरू में पॉलिटिकल एजेंडास को प्रूव करने के लिए कि कॉलोनाइजेशन इज गुड फॉर नेटिव्स, इंडिजिनस लोगों के लिए कॉलोनाइजेशन अच्छा है। ये पॉलिटिकल एजेंडा से नॉवेल्स लिखे गए। नेमली द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस जो है कहा गया। पॉलिटिकल एसेज एमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म्स। पॉलिटिकल एसेज जो है वो इस समय बहुत ज्यादा जो है वो उठकर आए और जिन्हें जो है ये जो फाउंडिंग फादर्स भी कहा जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सैमुअल एडम्स, थॉमस पेन, इन्होंने मोस्ट नोटेबल टेक्स्ट जो है वो प्रोड्यूस करा। प्रोपेगेंडा पैम्फलेट्स टू इन्फ्लुएंस द कॉलोनिस्ट कॉज आल्सो बिकम एसेंशियल लिटरेरी आउटलेट। एक प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा जो है वो उसका बहुत प्रचार करना, इतना प्रचार करना कि लोगों की खोपड़ी में वही चीज बैठ जाए। प्रोपेगेंडा पैम्फलेट्स जो हैं वो इस समय लिखे जाते थे टू इन्फ्लुएंस द कॉलोनिस्ट कॉज, कि कॉलोनिस्ट कॉज को इन्फ्लुएंस करने के लिए बिकम एन, ये प्रोपेगेंडा जो पैम्फलेट्स थे ये इस समय एसेंशियल लिटरेरी आउटलेट बन गया। पोइट्री वॉज लाइकवाइज एम्प्लॉयड इन द कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। पोइट्री जो है वो रेवोल्यूशन लाने के लिए, कि ना बस बहुत हुआ, अब फॉर द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस पोइट्री रेवोल्यूशन लाने के लिए यूज की जाने लगी। लिरिक्स ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सच एज यांकी डूडल वर ऑफन यूज टू कन्वे, और लिरिक्स जो है वो भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज के लिए यूज किए जाने लगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, फाउंडिंग फादर, अब फाउंडिंग फादर्स जो होते हैं हम यहां पर लेते हैं, वो मैं ऊपर उसमें अलग बोल गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस, अमेरिका के इंडिपेंडेंस के बाद फाउंडिंग फादर्स थॉमस जेफरसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मेडिसन, उन्होंने पॉलिटिकल एसेज को लिखना जारी रखा, यानी कि अमेरिका को आजादी मिलने के बाद, और कंटिन्यू टू यूज द पॉलिटिकल एसे टू कन्वेज आइडियाज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। क्यों लिखे पॉलिटिकल आइडियाज? कि अब हमें नई गवर्नमेंट की जरूरत है, एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, कि अब इंडिपेंडेंस के बाद एक नई गवर्नमेंट की जरूरत है देश के भविष्य के लिए। These include some of the most important texts. अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है अमेरिकन हिस्ट्री में आए हैं। फेडरलिस्ट पेपर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दो इंपॉर्टेंट है, फेडरलिस्ट पेपर्स एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। The literature of the late 18th and early 19th century
वाज नॉट एट ऑल, लेकिन जो 18वीं और 19वीं सेंचुरी का लिटरेचर था वो पॉलिटिकल नेचर में नहीं था। विलियम हिल ब्राउन, ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले करा दिया था, विलियम हिल ब्राउन को पहला अमेरिकन नॉवल लिखने का श्रेय दिया जाता है, द पावर ऑफ सिंपैथी। तो ये आपका यहां पर अंडरलाइन किया, विलियम हिल ब्राउन। इससे पहले जो लिटरेचर लिखा गया दैट वाज फॉर पॉलिटिकल पर्पस। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जो टेक्स्ट लिखे गए दैट वाज फॉर पॉलिटिकल पर्पस, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द फ्यूचर ऑफ पीपल, और बाय पीपल, जो लोगों के ऊपर कॉलोनाइजेशन के प्रभाव को निकालने के लिए। और जो पहला जो नॉवल जो कहलाता है फर्स्ट अमेरिकन नॉवल 1789 में, ये मैंने आपको बताया था, विलियम हिल ब्राउन का है, द पावर ऑफ सिंपैथी। ये अब इस पीरियड में पॉलिटिकल राइटिंग्स को जो है वो हॉल्ट हो गया था। This period also saw some of the first texts published by both freed and enslaved black authors. इस पीरियड में जो ब्लैक ऑथर्स थे उनके वर्क्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे फिलिस व्हिटलीज पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल। एक आपने एक टर्म सुनी होगी, हार्लेम रेनेसांस। हार्लेम नाम की जगह पर रेनेसांस 1920s में जो है ये रेनेसांस जो है वो हुआ था, जिसमें जो है अफ्रो अमेरिकन जो राइटर्स थे उन्होंने उनका एक जो है बिल्कुल वो जो उनकी राइटिंग्स की शुरुआत हुई थी, उसे हार्लेम रेनेसांस जो है कहा जाता है। अमेरिकन हिस्ट्री में इसका भी काफी है, हार्लेम रेनेसांस। 19th century romanticism. During the 19th century, American literature really अब 19th century इंग्लैंड में भी रोमांटिक एरा शुरू हुआ और अमेरिका में भी रोमांटिक एरा शुरू हुआ, और अमेरिकन लिटरेचर अब धीरे धीरे अपना इंग्लैंड के क्लचेस से दूर होकर अपना एक प्रभाव दिखाने लगा। American authors began to consciously distinguish themselves from their European counterparts. अब उन्होंने क्या करा कि अगर हम अमेरिका के निवासी हैं तो we should show our writings distinctively, कि हमारी राइटिंग अलग होनी चाहिए हमारे यूरोपियन काउंटरपार्ट्स के, यानी कि ब्रिटिश राइटिंग से अलग होनी चाहिए। एंड दैट वाज कंसिडर्ड यूनिकली अमेरिकन। वो राइटिंग ही अमेरिकन मानी जाएगी, जैसे राइटर्स लाइक जॉन नील spearheaded this initiative by arguing that American authors should forge a new path. जॉन नील ने कहा था कि अमेरिकन ऑथर्स को एक नया रास्ता निकालना चाहिए, ना कि ग्रेट ब्रिटेन के कन्वेंशंस पर डिपेंड रहना चाहिए। अमेरिकन नॉवेल्स रोमांटिक एरा में फलने फूलने लगे। 19th सेंचुरी में बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो आए जो आज भी पढ़े जाते हैं। 19th सेंचुरी रोमांटिक एज जो थी वो मैंने अभी बताया इंग्लैंड में दैट हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड, वो पहले ही एस्टैब्लिश हो चुकी थी। आप सबको पता है कि इंग्लैंड में रोमांटिक एरा का आगाज जो है वो 1798 से यानी कि लिरिकल बैलेट से माना जाता है, और अमेरिका में भी रोमांटिक एज का शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। एंड although the proliferation of romanticism could be seen as a further continuation of European, लेकिन ऐसा लगता है रोमांटिक एज यूरोपियन लिटरेचर को ही अमेरिका में आगे बढ़ा रहा था। अमेरिकन रोमांटिक्स वर डिस्टिंक्ट, दे मेंटेन्ड देयर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म व्हाइल इन्वोकिंग द रोमांटिसिज्म ऑफ द अमेरिकन लैंडस्केप। लेकिन जो अमेरिकन रोमांटिक्स थे वो जो है अपने आप को अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी उन्होंने रखी थी, और फोकस ऑन द नॉवल मोर देन देयर ब्रिटिश, और वो नई चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे थे अपने ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स के मुकाबले। अब एक आपने एक वर्क है हर्बन मेलविले का मोबी डिक, बहुत ही ज्यादा फेमस जो है वर्क है, जिसमें मोबी डिक इज द नेम ऑफ जो है एक व्हाइट व्हेल का नाम है। हर्मन मेलविले की एक क्लासिक नॉवल है दैट्स मोबी डिक। ये अमेरिकन रोमांटिसिज्म का एग्जाम्पल है, एज अ नॉवल दैट इज फिल्ड विद इमोशन, इमोशन से भरी हुई है। द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी है, स्ट्रगल है, इंसान का स्ट्रगल नेचर के अगेंस्ट दिखाया गया है। और इसके अलावा एडगर एलन पो, उनका जो है वो अमेरिकन रोमांटिसिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स में से एक है। उनके पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, डिटेक्टिव स्टोरीज, एलन पो जो जाने जाते हैं अपनी डिटेक्टिव स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, एंड गोथिक हॉरर, उन्होंने बिल्कुल ये अब जो है अब इस समय जो रोमांटिसिज्म है वो फुल फ्लेज जो है अमेरिका में शुरू हुआ। The novels, the works of the poet Walt Whitman. Walt Whitman, the representative poet of America. Walt Whitman.
उनको जो है फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है। उनका जो लीव्स ऑफ ग्रास है उसे बाइबल ऑफ जो है डेमोक्रेसी कहा जाता है। और उन्होंने इसके अलावा ये पीरियड था जिसमें एमिली डिकिंसन के वर्क्स जो है थे, एमिली डिकिंसन जिनकी बहुत ही फेमस जो है वो पोयम है, हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो नहीं लिखे, लेकिन वो शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ दैट एज। ठीक है, उसके बाद अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी ट्रांसेंडेंटलिज्म का जो है वो इमर्जेंस देखा गया। एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट था दैट विटमैन बिलोंग टू, जिसको विटमैन भी जिसमें में जो है वो बिलोंग करते हैं। और इसमें आपने वॉल्ट विटमैन की एक पोएम है जो ट्रांसेंडेंटलिज्म पर ही आधारित है, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। और अगर आप भूल ना गए हों तो पैसेज टू इंडिया, तो उसमें जो है उन्होंने ये चीज जो है इसमें एक आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना भी चाहूंगी अगर मुझे मिल जाता है तो। पैसेज टू इंडिया के बारे में बताना चाहूंगी। ट्रांसेंडेंटलिज्म उसमें दिखाया गया है। ये लॉन्ग पोएम है, वॉल्ट विटमैन की 9 सेक्शंस में है और इसकी मेन थीम है स्पिरिचुअलिटी or the completion of railroad across North America from east to west, and the laying of the transatlantic cable, the opening of the Suez Canal are the significant events that inspire the poet to compose this poem. और ये जो poem है इसमें उन्होंने जो theme दिया है that is oneness of all, oneness of all को बताया है। He is confident of the spiritual unity and he states, shall come the poet worthy that name, ये लाइन्स हैं इसकी, the true son of God shall come singing his songs, ये इसकी लाइन्स हैं। ट्रांसेंडेंटलिज्म की एक बहुत ही अच्छी जो है ये एक एग्जाम्पल है पैसेज टू इंडिया। फिर उसके बाद है एसेज बाय एमर्सन एंड हेनरी डेविड थोरियोज, अ फिलोसॉफिकल अकाउंट ऑफ द ऑथर्स सॉलिटरी लाइफ ऑन द शोर ऑफ वेल्डन पोंड। By the middle of the century, during the build-up of the Civil War, जब सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें आपको पता ही है कि उन्होंने वॉल्ट विटमैन ने सिविल वॉर के जब खत्म हुआ है तो उन्होंने एक एलिजी भी लिखी है, दैट इज ओ कैप्टन माय कैप्टन। बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं वो लिखे गए फ्री एंड एनस्लेव्ड अफ्रीकन अमेरिकन के द्वारा। और परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज द टॉम्स कैबिन, अंकल टॉम्स कैबिन, एक एंटी स्लेवरी नॉवल है। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अंकल टॉम्स कैबिन एक एंटी स्लेवरी नॉवल है जो कि लिखा गया है हैरियट ब्रीचर स्टो के द्वारा। फिर उसके बाद हमारा आता है 19th सेंचुरी रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। अगर हम रियलिज्म को समझे तो रियलिज्म का मतलब होता है कम व्हाट मे बी द सिचुएशन इज वी विल सर्वाइव बाय इट, जो है जैसा है उसी को ही करना है। और नेचुरलिज्म का मतलब होता है जो कुछ है वो यहीं पर है, उससे परे कुछ नहीं है, यानी कि कुछ सुपर नेचुरल एंड स्पिरिचुअल कुछ नहीं है। दैट इज रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी रियलिज्म टुक होल्ड इन अमेरिकन लिटरेचर as writers grappled with the aftermath of the civil war। अभी मैंने आपको रियलिज्म का बतलाया, कम whatever may be the situation, कुछ भी सिचुएशन हो जो है उसी में अपने अस्तित्व को बचाना है। तो राइटर्स ने जो सिविल वॉर के बाद एनस्विंग चेंजेस और जो नेशंस को चेंजेस जो है वो बर्दाश्त करने पड़ रहे थे, ये ऑथर्स, ये जो दीज ऑथर्स सॉट टू डिपिक्ट लाइफ, इन्होंने जिंदगी को रियलिस्टिकली दिखाया। उसमें कहीं कोई जो है वो हाइपरबोलिक को एग्जैजरेशन नहीं दिखाए। टेलिंग द स्टोरीज ऑफ रियल पीपल, सही रियल लोग, रियल लाइफ, रियल स्ट्रगल दिखाए, दैट इज रियलिज्म। नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज जो थी वो अमेरिकन लाइफ इन स्पेसिफिक पॉकेट्स ऑफ द कंट्री। द ऑथर्स यूज कोलोक्वियल, आपको रियलिज्म दिखाना है ना। रियलिज्म का मतलब क्या होता है? एक होती है, एक रियलिज्म का मतलब होता है कि आप कोलोक्वियल लैंग्वेज यूज करें, यानी कि आम बोलचाल की भाषा। आप लोगों से कनेक्ट कब होते हैं? जब आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं। अगर आप वो भाषा बोलते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती तो दिल से दिल तक का कनेक्शन नहीं होता। तो रियलिज्म पोस्ट वॉर के बाद जो है वो आया, पोस्ट सिविल वॉर, और उसमें जो राइटर्स थे उन्होंने कोलोक्वियल लैंग्वेज यूज करी सो दैट दे मे गेट कनेक्टेड, कि वो जो है उनसे कनेक्ट हो सके, उन पढ़ने वालों से, रीडर से कनेक्ट हो सके।
The authors used colloquial language and regional details to capture a sense of place. Regional details उन्होंने use करी. Samuel Langhorne Clemens, जिनका नाम था मार्क ट्वेन. मार्क ट्वेन उनका पेन नेम था. सैमुअल लैंगॉर्न क्लीमेंस का वो मोस्ट इन्फ्लुएंस प्रोपोनेंट्स थे इस तरीके के फिक्शन के, लोकल कलर देने वाले. उनका नॉवल है, आप सबने अपने बचपन में ये जरूर पढ़ा होगा, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. मैंने भी अपने बचपन में पढ़ा है. आई थिंक 5th और 6th क्लास में जो है वो मैंने ये नॉवल पढ़ी है, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर एंड द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन. ये अमेरिकन रियलिज्म को दिखाते हुए है और आज भी ये नॉवेल्स लिटरेरी कैनन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मार्क ट्वेन के नॉवेल्स हैं. ये नेचुरलिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये दैट इज ऑल्सो अ डिटर्मिनिस्टिक फीचर ऑफ रियलिज्म दैट एग्जामिन्स द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड सर्कमस्टांसेस ऑन इट्स कैरेक्टर. नेचुरलिज्म ये बताता है कि किसी व्यक्ति पर उसके परिस्थितियों का और उसके एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है एंड हाउ दैट पर्सन बिहेव्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम. रियलिज्म फॉलोड रियलिज्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी. अब 20वीं सेंचुरी के लिटरेचर की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 to 1918, द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. उसके बाद आया था भयंकर ग्रेट डिप्रेशन, जब बहुत मंदी जो है वो आई थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, मंदी. American literature took a decidedly gloomy turn at the beginning of the 20th century. Literature बिल्कुल चेंज हो गया. वो पहले रोमांटिसिज्म से शुरू होता हुआ, यानी कि एवरीथिंग जो है उसको एक चश्मा लगा के देखा जा रहा है ग्लोरीफाई करने के लिए, एक रोमांटिसिज्म का एस्केप फ्रॉम रियलिटी. उसके बाद रियलिज्म, यानी कि सिविल वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स थे रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म. उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, उसका आफ्टर इफेक्ट्स तो क्या पड़ा कि जो ग्रेट डिप्रेशन, अब जब भुखमरी है, मंदी है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की स्थिति है, तो कोई भी व्यक्ति ना उसमें चीजों को ग्लोरीफाई करके नहीं देख सकता. ठीक है, तब उस समय जो है वो एक जो मतलब अगर पेट में रोटी नहीं हो ना तो कविताएं जो हैं वो जो है वो खूबसूरत नहीं लगती है ना. भूखे पेट ना जो भजन जो है, ये भूखे पेट भजन नहीं होता, ये वाली बात आप सबको पता होगी. तो अमेरिकन लिटरेचर ने एक ग्लूमी टर्न लिया था बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म ट्रांजिशनड इनटू मॉडर्निज्म. अब मॉडर्निज्म आ गया. Writers began using their text as social critiques and commentaries. अब लोगों ने भाई जो आप लिटरेचर पढ़ के ही उस समय का सिनेरियो के बारे में जान, ये सोशल क्रिटिकीज हो गई. स्कॉट फिtzgerald का ग्रेट गैट्सबी है, वो डिसइल्यूजनमेंट बताता है अमेरिकन ड्रीम कि एक तो वर्ल्ड वॉर 1 ने सबसे ज्यादा डिसइल्यूजनमेंट दिया था. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही T.S. इलियट का, हालांकि ही इज अ ब्रिटिश राइटर, उनका आया था द वेस्टलैंड. वो भी एक डिसइल्यूजनमेंट दिखाता है. कहां वसुधैव कुटुंबकम की थ्योरी को डिफाई करता हुआ, दैट इज डिसइल्यूजनमेंट. जब वॉर जो है वो ये बताता है, इंसान का ट्रू सेल्फ निकाल के दिखाता है कि इंसान जानवर से भी गया गुजरा होता है. स्कॉट फिtzgerald का है ग्रेट गैट्सबी, जो कि डिसइल्यूजनमेंट के बारे में बताता है. जॉन स्टीनबेक की कहानी आप लोगों ने सबने ये पढ़ रखी होगी, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, जिसमें जो है वो इमिग्रेंट्स की कहानी, जिन्हें कहीं काम नहीं मिलता, ग्रेट डिप्रेशन के बाद की कहानियां हैं ये. एंड हार्लेम रेनेसांस मैंने आपको बताया था 1920s का ये मूवमेंट था, और जिसमें अफ्रो अमेरिकन राइटर्स थे जिन्होंने एक नई चीज जो है वो शुरुआत करी थी. हार्लेम इज द नेम ऑफ अ प्लेस. हार्लेम रेनेसांस इंक्लूडिंग यूज जोरा नील, यूज पोइट्री, एसेज, शॉर्ट स्टोरी टू डिटेल द अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस. हार्लेम रेनेसांस में अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस को बताया गया था. अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिनको 1954 में नोबेल प्राइज मिला था, हेमिंगवे को, और उनके नॉवेल्स जो है एंड द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म. अदर अमेरिकन राइटर्स जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, फॉकनर 49 में मिला था, लेकिन उन्होंने एक साल बाद लिया था 1950 में. और इसके बाद आपका है टोनी मॉरिसन,
जो आपने ब्लूएस्ट आई, 20th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट पीरियड था ड्रामा का, दैट हैड प्रीवियसली रिसीव्ड, मतलब 20th सेंचुरी में ड्रामा जो है वो एक उसका टाइम जो है वो आया। फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामाज इंक्लूड टेनिस विलियम्स, स्ट्रीट कार नेम डिजायर, जो कि उनका ड्रामा का नाम था डिजायर, और उसके बाद आर्थर मिलर का बहुत ही फेमस ड्रामा है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। मिड से 20th सेंचुरी में अमेरिकन लिटरेचर इतना वेराइड हो गया था, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कस एज अ यूनिफाइड। अब 20वीं सेंचुरी के मिड में आप उसमें ये नहीं निकाल सकते कि अमेरिकन लिटरेचर इस फील्ड में जा रहा था, रियलिज्म बता रहा था या नेचुरलिज्म बता रहा था, बहुत सारे जो है उसके ब्रांचेस जो है वो हो गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन लिटरेचर कैन बी डिफाइंड नॉट बाय इट्स सिमिलैरिटीज बट बाय इट्स डाइवर्सिटी। आप अमेरिकन लिटरेचर को उसकी सिमिलैरिटी से नहीं, उसकी डाइवर्सिटी से पहचानते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारा ये थे हमारे आज के। अब मैं सोच तो रही थी कि मैं आप लोगों को इसमें एक जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी करवा दूं, मगर मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, मगर थोड़े से तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा ही सकती हूं। तो मैं जितने हैं जितने हो जाएंगे, क्योंकि आज मैंने बात करने में समय ज़्यादा ले लिया, लोगों को वो भी बुरा लगेगा, बट अब क्या करेगा, आप बुरा लगता है तो लगता रहे, क्या कर सकते हैं। हमें भी तो अपनी बात कहने का अधिकार है या नहीं है। 25 क्वेश्चन तक मैंने इसमें करवा दिए थे। अब देखती हूँ मैं आपको बाकी के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से तो करा ही दूं, कम से कम 35 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। है 44। अब मैंने यहां से 26 से मुझे शुरू करवाना था। व्हेन डिड फॉकनर्स नॉवल सोल्जर्स पे अपीयर, तो फॉकनर का नॉवल है, पहला नॉवल है उनका, कौन से ईयर में आया था। अब आप यहां पर देखिए 24, 27, 26, 28, अगर आप लोगों को याद हो तो बताइए। यस देखिए, एंड दैट इज 1926। 1926 में ये नॉवल जो है वो आया था फॉकनर का, दैट इज 1926। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who wrote the Sound and the Fury? साउंड एंड फ्यूरी किसने लिखा है? ये जो टाइटल है ये मकबेथ की एक सोलिलोक्वी से लिया गया है। हेमिंगवे, फॉकनर, जे फेरल या वैलेस स्टीवेंस? तो आप सबको ही पता है, इसका आंसर है फॉकनर। द साउंड एंड द फ्यूरी, दैट वाज बाय फॉकनर। When did Faulkner receive the Nobel Prize? अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला था 1949 में, बट ही रिसीव्ड ईयर लेटर, तो 1950 में। अब इसमें क्या माने भाई, अब जरा ये बताइए। फॉकनर को मिला था, ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1949, बट ही रिसीव्ड इट अ ईयर लेटर एंड दैट इज 1950। अब इसमें रिसीव पूछा हुआ है तो हम इसका आंसर जो है वो सी ही लगाएंगे, दैट इज 1950। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the original title of Hemingway's novel The Sun Also Rises? The Bostonians, The Virginians, Fiesta, Catcher in the Rye? अगर आपको हेमिंगवे के इस नॉवल के बारे में पता हो, मैंने आपको पहले भी बताया था हेमिंगवे के इस नॉवल के बारे में, एंड दैट इज द सन ऑल्सो राइजेस। ये जो नॉवल है इसको ये यूके में फिएस्टा टाइटल से पब्लिश हुआ था। 1926 का ये नॉवल है, ये यूके में जो है वो फिएस्टा के नाम से जो है ये पब्लिश हुआ था। और ये एक कहानी है अमेरिकन और ब्रिटिश मैन की, जो लोग जाते हैं पेरिस से पेम्पेलोना बुल फाइटिंग देखने के लिए। और इसका जो कैरेक्टर है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसका नाम है जेक बार्नेस। और नॉवल जो है वो एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप विद लेडी ब्रेट एशले, जो कि एक प्रोमिस्क्यूअस डिवोर्सी है और जिसके बहुत सारे लव अफेयर्स है। और वो 1920 की, वही 1920 की एक सेक्सुअल फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने वाली है जो है ब्रेट एशले। शी इज एन सॉरी एक मिनट,
जेक बार्नेस जो कि इसका नैरेटर है, ही इज एन एक्सपेट्रिएट अमेरिकन जर्नलिस्ट। तो ये बीच बीच में कुछ मैं आपको बताती रहती हूं। दैट इज फिएस्टा, इसका आंसर है फिएस्टा। What was the original title of Hemingway's last novel, The Old Man and the Sea? The Old Man and the Sea जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक मैन स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर है। ये सेंटियागो की कहानी है, हु इज अ क्यूबन फिशरमैन। इसमें कोड हीरो का कॉन्सेप्ट दिया गया और इसका जो टाइटल है द सी इन बीइंग, मतलब सोचा था उन्होंने द सी इन बीइंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन द ईयर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक न्यू अमेरिकन पोएट भी कहे न्यू इंग्लैंड पोएट कहे जाते हैं। न्यू इंग्लैंड कहाँ है? न्यू इंग्लैंड जो है दैट इज इन जो अमेरिका में ही है। जिनके एक जो अच्छा रिव्यू है वो फ्रॉस्ट को किसने दिया था? एजरा पाउंड के द्वारा दिया गया था। फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन 1874। फ्रॉस्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने कितनी बार पुलिट्जर प्राइज जो है वो जीते हैं। फ्रॉस्ट को जो है 1874 में जन्म हुआ, 1963 में इनकी मृत्यु हुई। इनके जो वर्क्स हैं दैट इज बॉयजविल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, वेस्ट रनिंग ब्रुक, फर्दर रेंज, अ विटनेस ट्री, अ मास्क ऑफ मर्सी, कंप्लीट पोएम्स, इन द क्लियरिंग, लास्ट बुक ऑफ पोएम्स। तो फ्रॉस्ट के इनको जो बेसिकली जो इनकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 17 ऑनररी डिग्री जो है इन्हें मिली हुई थी। और जो है इनको ये इन्होंने 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज जीता था। नोबेल प्राइज नहीं मिला इनको और वो इनकी कसक जो है वो हमेशा रह गई। तो इनको 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज मिला है, 1924, 1931, 1937 एंड 1943। 4 टाइम्स ही गॉट पुलिट्जर प्राइज। 1874 इनका जन्म हुआ था। Robert Frost was a British poet, an American poet, Canadian poet and American. Robert Frost कुछ समय के लिए ब्रिटेन गए थे मगर फिर वो वापस अपने देश आ गए थे। He was an American poet. रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाइड इन अभी मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु जो है वो हुई थी 1963 में। तो उनकी जो है मृत्यु हुई थी दैट इज इन 1963। Which one is a collection of poems of Robert Frost? इनमें से कौन सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम कलेक्शन है? A Boy's Will, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवन, ऑल ऑफ दीज सारे ही उन्हीं के हैं, सारे ही उन्हीं का जो है वो कलेक्शन है पोएम्स का। In which collection of poems Frost are his poem Mending the Wall and The Death of the Hired Man including? अगर हम बात करते हैं Mending Wall, और अगर आपने ये पोएम जो है वो सुनी हो, बहुत ही प्यारी सी पोएम है। और एक ये है इसकी बहुत ही बढ़िया लाइन है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो ये जो लाइन है ये जो कलेक्शन से लिया गया नॉर्थ ऑफ बोस्टन से है और ये 1914 की पोएम है मेंडिंग वॉल। और इसमें ये बताया है कि पोएट किसी बाउंड्री के फेवर में नहीं है, लेकिन हर बार जो वो बाउंड्री वॉल है उसकी कुछ जो पत्थर है वो निकल जाते हैं हर बार पोएट को, और जो उनका नेबर है उसको उसमें लगाने पड़ते हैं वो पत्थर। तो वो कहते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं चाहती कि जो है वो बाउंड्रीज रहें, लेकिन एक बहुत अच्छी लाइन है इसकी, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो ये है आपके दैट इज नॉर्थ ऑफ बोस्टन, दैट इज नॉर्थ ऑफ बोस्टन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 10 ही क्वेश्चन है क्योंकि आप करवा रही हूँ, हैं तो इसके आगे भी मगर वो मैं करवा दूंगी, और इसको मैं ग्रामर के सेक्शन के साथ। अब मैं जो आगे नेक्स्ट सेक्शन लूंगी वो AMRS में आपने देखा होगा नोटिस राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग के। इसके भी आपको ये पता है कि इसमें डिटेल में लिखना तो आएगा नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो मैं आपके इसके साथ ये बचे हुए अमेरिकन के और जो भी और क्वेश्चंस है वो मैं करवा दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने 10 मिनट अपनी बात कहने में लगाए। मैं इतना वो कहती नहीं हूं, मगर sometimes I also feel that I should say whatever I feel. तो इसीलिए मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय एंड टेक केयर।